त्यांना पाता नमस्कार, संसद समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए संसद समाचार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कई दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सदन ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा के संशोधनों को निचले सदन ने शोर शराबे के बीच ही स्वीकृति दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने शोर शराबे के बीच ही सभा पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाए। हंगामे के बीच ही संसद ने सोमवार को चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें फिल्मों का आयु वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण करने और फिल्म उद्योग में पायरेसी को नियंत्रित करने संबंधित प्रावधान है। इस विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसका प्रदर्शन करने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने और सजा का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और इस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। ये विधेयक पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है। ठाकुर ने चर्चा के जवाब में कहा कि भारत की फिल्में केजीएफ और आरआरआर ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई है और दक्षिण भारतीय फिल्में देश दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में फिल्म उद्योग के हर पक्ष का ध्यान रखा गया है और इसे व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी के कारण फिल्म जगत को हर साल 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इस विधेयक के माध्यम से फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से जारी मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को भी आसान करने का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां कहानी सुनाने की प्रथा रही है और भारत के पास वो सब उपलब्ध है जो भारत को दुनिया का कंटेंट हब बना सकता है। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है। ऐसे में फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इसे देखना चाहिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत का फिल्म उद्योग 110 साल से अधिक पुराना है और उसे दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का गौरव भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पायरेसी की समस्या ने फिल्म जगत और उससे जुड़े सभी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और फिल्म उद्योग से जुड़े लाखों लोगों के हित के लिए ये विधेयक लाया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चलचित्र कानून पहली बार 1952 में बना था, लेकिन इसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब फिल्म वालों को सारी उम्र के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है और उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाया गया है, लेकिन यह अगले 100 वर्षों 200 वर्षों के लिए पायरेसी से मुक्ति दिलाएगा। इससे पहले विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने कहा कि सिनेमा जगत की सबसे बड़ी समस्या पायरेसी की है और इस विधेयक में ऐसी अनेक चीजें हैं जिससे पायरेसी को रोका जा सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने ग्रामीण और पिछड़े जिलों में सिनेमा के विकास के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए निर्दलीय नवनीत राणा ने कहा कि ये विधेयक फिल्म उद्योग के लिए काफी लाभकारी है। उन्होंने कहा कि इसमें खासतौर पर स्पॉट बॉय, मेकअप कलाकार, टेक्नीशियन और सहायता कलाकार आदि के हितों को ध्यान में रखा गया है। भाजपा के शंकर लालवानी ने पायरेसी को रोकने के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान को महत्वपूर्ण बताया। इस संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के जी गुरुमूर्ति और शिवसेना के कृपाल बालाजी ने भी भाग लिया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार पायरेसी के विरुद्ध इसमें 3 लाख रुपए के जुर्माने और अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जुर्माने को फिल्म की अंकेशित सकल उत्पादन लागत के 5% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। विधेयक में फिल्मों को अभी तक दिए जाने वाले यूए प्रमाण पत्र को 3 आयु वर्ग श्रेणियों और यथा यूए 7
प्लस, UA 13 प्लस और UA 16 प्लस में रखने का प्रावधान किया गया है। इससे अभिभावकों को ये तय करने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे उस फिल्म को देख सकते हैं या नहीं। विधेयक में फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रावधान है। इसमें फिल्मों को दिए जाने वाले सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र की वर्तमान 10 वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाकर हमेशा के लिए किए जाने का प्रावधान है। लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा के संशोधनों को निचले सदन के शोर शराबे के बीच ही स्वीकृति दे दी गई। लोकसभा ने गत दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित इन विधेयकों को पारित किया था। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा ने गत 26 जुलाई को सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों के साथ मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, साओरा और बिंजिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति में की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को उच्च सदन ने 25 जुलाई को मंजूरी दी थी। विपक्षी दलों के सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने पर पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कार्यवाही 2:50 पर मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के चलते आज सदन में प्रश्नकाल भी बाधित रहा। हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होने के लगभग 15 मिनट बाद स्थगित कर दी थी। इससे पहले आज सुबह कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की दर्शक दीर्घा में मौजूद मलावी गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और उनके सफल और सुखद भारत प्रवास की कामना की। सदस्यों ने भी मेजें थपथपाकर मेहमान संसदीय प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया। और अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच आज भी सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण सदन में तीखी नोकझोंक हुई और हंगामे के कारण 4 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति ने सभी दलों के नेता सदन के साथ बैठक भी की, लेकिन चर्चा के बारे में कोई सहमति नहीं बन सकी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार मणिपुर की स्थिति पर नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो इससे संबंधित नोटिस को 20 जुलाई को ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। खड़गे ने कहा कि उन्होंने और अलग अलग विपक्षी दलों के अनेक सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन के प्रस्ताव को नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य पिछले 9 दिन से नोटिस दे रहे हैं। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष नियमों की आड़ में चर्चा से भाग रहा है और उनके रुख से विपक्ष की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सदन में पहले ही 9 दिन का समय बर्बाद हो चुका है और विपक्ष नहीं चाहता कि मणिपुर की सच्चाई सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। गोयल ने कहा कि सरकार नियम 176 के तहत आज 2 बजे से ही मणिपुर के विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सभापति ने कहा कि जब आसन इस विषय पर अपनी व्यवस्था दे चुका है तो नियम 267 के तहत नोटिस देने का क्या औचित्य है। 2 बार के स्थगन के बाद सभापति ने चर्चा की शुरुआत करने के लिए असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य का नाम पुकारा। वैश्य बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष के सदस्य भारी शोरगुल करने लगे, जिसके कारण वो बोल नहीं सके। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सभापति भी इसकी अनुमति दे चुके हैं। इस पर चर्चा अभी शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद भी सदन में भारी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। कार्रवाई स्थगित होने के लोग महत्व से विषयों से जुड़ी शून्यकाल की कार्रवाई नहीं हो सकी है और करीब 2 सप्ताह पहले शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान बार बार बाधा पहुंचाए जाने के कारण सदन में एक दिन भी शून्यकाल की कार्रवाई नहीं हो सकी। सभापति ने विपक्ष की नियम 267 के तहत सभी विधायी कामकाज रोककर चर्चा कराए जाने की मांग पर कहा कि सदन में पहले से ही निर्धारित कामकाज का अपना महत्व होता है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित कामकाज का स्थगन दुर्लभ मामलों में ही किया जाता है और ये पिछले 5 वर्ष में केवल एक बार 2018 में हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि सदस्यों ने पूरी गंभीरता के साथ मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं और इसलिए उन्होंने 20 जुलाई को ही इस मुद्दे पर चर्चा
चर्चा कराने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार भी इसके लिए तैयार है। सभापति ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को अब तक 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कोरोना काल के दौरान इस योजना के हर लाभार्थी को 3 सिलेंडर निःशुल्क दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 200 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है, जो सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों के बढ़ने से तेल कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने मूल्य बढ़ने का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया, जिससे कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने तेल कंपनियों को इसके एवज में 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने तेल बॉन्ड लिए थे, जिसका भुगतान अब मौजूदा सरकार को करना पड़ रहा है। इससे पहले आज मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई देखी। सभापति ने कहा कि ये प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों की संसदों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत आया है। सभापति ने सुबह कार्रवाई शुरू करते ही गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदानंद सेठ तनावड़े को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। और इसी के साथ फिलहाल संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मदन लाल धिंगरा।